हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज की इस वीडियो में हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12 का 2023 में जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में अकाउंटेंसी का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल में क्लास 12 एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करो। हम पहले 2023 का क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं, इसके बाद वन बाय वन आप लोगों को सभी ईयर्स के और सभी सब्जेक्ट्स के जो है वो PYQ करवा देंगे, जिससे आपका एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो जाए और साथ ही साथ एग्जाम में आप अच्छे तरीके से और अच्छे नंबर से पास आउट हो जाए। 2023 में अकाउंटेंसी का जो एग्जाम हुआ था उसका लेवल्स जो है पिछले बार के एग्जाम के मुकाबले थोड़ा टफ था, क्योंकि क्वेश्चन को जो है वो थोड़ा डीपली में पूछा गया है। तो इस साल भी जो आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम होगा वो थोड़ा सा डीपली और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम बताते हैं, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों है, तो अच्छे से सब चीजों को कॉपी में नोट डाउन करते जाना। तो कॉपी और पेन निकालो और एक एक करके हर चीज नोट डाउन करते हुए जाना। जो एक्स्ट्रा चीज लिखवाएंगे वो भी आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए चले जाना, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन पूछे तो उसका भी आंसर आपको मालूम हो। ठीक है, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करना ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, चलो आप समय नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन पे बोल रहा है द नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, प्राप्ति और भुगतान खाते की प्राकृति होती है। तो ये जो एनपीओ होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्वेश्चन है। तो बेसिकली पूछ रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है एक रियल अकाउंट होता है, प्राप्ति और भुगतान खाता एक वास्तविक खाता होता है। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के बाद लास्ट में हमको इसका एनपीओ का, केस का, बैलेंस का पता चलता है। अगर क्वेश्चन में मान लो ये बोलता कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस अकाउंट में आता है, तब आपको याद रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि आय व्यय खाता जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाता होता है। बट यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोला, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे लिए एक रियल अकाउंट होता है, प्राप्ति और भुगतान खाता एक वास्तविक खाता होता है। ठीक, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज टू शो परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे गैर लाभकारी संगठन के लिए अचल संपत्तियों की खरीद दिखाने के लिए उपयुक्त या माना जाता है। यानी बोल रहा है कि अगर एक एनपीओ है, अगर उसको अगर फिक्स एसेट खरीदना है तो उसके लिए यहाँ से जो है वो कहाँ से उसको खरीद सकता है या उसको वो कहाँ दिखाएगा। तो सिंपल सा बात है भाई, बैलेंस शीट में यानी कि आर्थिक चिट्ठा में जो है वो फिक्स एसेट को जो है एनपीओ का दिखाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रीपेड ऑन, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो किस बेसिस पे बनाते हैं, केस बेसिस, एक्यूरल बेसिस, बोथ ए एंड बी, या फोर। यानी इसका राइट आंसर होगा एक्यूरल बेसिस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो एक्यूरल बेसिस पे जो है वो बनाया जाता है, जहां आउटस्टैंडिंग, ड्यू या प्रीपेड चीजों को भी दिखाया जाता है। हिंदी में सेम यहाँ बोल रहा है आय व्यय खाता तैयार किया जाता है, तो ये उपार्जन विधि पर तैयार किया जाता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज, लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना है। देखो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कुछ कुछ बातों को ध्यान से समझना। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड को लेके कंफ्यूज होते हैं। कुछ क्वेश्चन पहले सुन लो। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर एक फार्म को चलाना है तो उस फार्म के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो भाई चाहिए ही चाहिए। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा तो भाई वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटेगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करेगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना एकदम कंपलसरी है, लेकिन पार्टनरशिप डीड जो होता है उसका होना वॉलेंट्री है। क्यों? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कि पार्टनर्स लोग मिल करके एक एग्रीमेंट तैयार किया और उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया, ये होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का होना जो है वो वॉलेंट्री है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है, पार्टनरशिप डीड का होना वॉलेंट्री है। और एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। अगर पार्टनर्स लोग चाहे तो ओरल में भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रख सकता है, या चाहे तो रिटन में, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट चाहिए ही चाहिए सर जी। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट का रिटन में होना जरूरी है? नहीं, ये पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि अगर पार्टनर्स चाहे तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ओरल रख सकता है, या चाहे तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिटन में रख सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना, तो ये इच्छा पे डिपेंड करता है, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट का रिटन में होना जो वो वॉलेंट्री होता है, पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसको रिटन में रखता है या नहीं।
ठीक है, समझ में आया? जो चीज बताए समझ में आया। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है, पार्टनरशिप डीड का होना वॉलेंट्री है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन और ओरल दोनों होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का रिटेन में होना वॉलेंट्री है। 4 क्वेश्चन बताएं। अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर हम आपको गलत बताए हैं तो आप बेझिझक उसको जो है हमको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि सर ये चारों में से आप जो बोले वो कोई गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको बता सकते हो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल रहा है द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू। बोला गया है चल या परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। यानी ये बोला जा रहा है कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, याद रखना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 तरीका होता है, एक जब कैपिटल फिक्स्ड हो और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। तो याद रखना है आपको कि जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो उस समय 2 अकाउंट बनाया जाता है, एक होता है आपका पार्टनर्स अकाउंट और एक होता है आपका करेंट अकाउंट। जब फिक्स्ड हो तो 2 अकाउंट बनता है और जब कैपिटल फ्लक्चुएट हो तो सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल बात है, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है यानी कैपिटल अगर परिवर्तनशील है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या अकाउंट? कैपिटल अकाउंट, साझेदारी पूंजी खाता। तो उस कंडीशन पे पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यानी साझेदारों के पूंजी खाते में दिखाते हैं। किस साइड में दिखाते हैं? तो जाहिर सी बात है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोगों को बोल रहा है व्हेन टाइम ऑफ ड्रोवल्स आर नॉट मेंशन्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड। बोला गया है जब आहरण क्या समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। हम आपको ये फंडामेंटल चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला टॉपिक पे हम आप लोगों को बहुत अच्छा से समझाए थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने का अलग अलग एवरेज पीरियड होता है। ठीक है, तो जब टाइम मेंशन नहीं रहेगा कि भाई कब विड्रॉ किया गया है तो उसको 6 मंथ कंसीडर किया जाता है, 6 महीना। इसके अलावा और कंडीशन, अगर पर मंथ का ओपनिंग में निकाला जाता है तो एवरेज पीरियड 6.5/12 होता है, पर मंथ के क्लोजिंग में निकाला जाता है तो 5.5/12, पर ईयर के मिडिल में, क्वार्टर ईयर के मिडिल में या ईयर मेंशन नहीं है, डेट मेंशन नहीं है तो 6 मंथ यानी कि 6/12 होता है, और अगर क्वार्टर ईयर का बिगिनिंग रहा तो 7.5/12, और अगर क्वार्टर ईयर के क्लोजिंग रहा तो वो 4.5/12 होता है। इसके अलावा अगर अलग अलग डेट पे अगर ड्राइंग्स किया जा रहा है अलग अलग अमाउंट को तो उस समय प्रोडक्टिव मेथड को यूज किया जाता है। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का इतना ही तरीका होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन के अलावा 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दिए। चलो, तो जब समय मेंशन नहीं होता है तो वो 6 महीना जो है वो कंसीडर किया जाता है। ठीक है सर जी, आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। निम्नलिखित में से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि नहीं है? तो गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट होता है और बेसिकली गुडविल को कैलकुलेट करने का रियल देखा जाए तो 4 मेथड होता है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीनों मेथड आप लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हो। एक और मेथड होता है जिसको बोला जाता है एन यूनिटी मेथड, और ये जो एन यूनिटी मेथड है ये आप लोग ग्रेजुएशन में जाकर के पढ़ोगे। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि आप लोगों को इनमें से जो है इन चारों में से कौन जो है वो गुडविल कैलकुलेट करने का मेथड नहीं है? तो सर जी रिवैल्यूएशन मेथड यानी कि पुनर्मूल्यांकन विधि जो है ये गुडविल कैलकुलेट करने का मेथड नहीं है। इसके अलावा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। ठीक है, चलो इसी तरीके से एक क्वेश्चन तो बताएंगे, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा में 3-4 क्वेश्चन और आप लोगों को बता दिया करेंगे ताकि एग्जाम में आपको सब तरीके से प्रिपेयर आप होके जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोल रहा है वेटेड एवरेज मेथड इज कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कब निकाला जाना चाहिए? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल तब निकाला जाता है जब या तो फार्म को जो है वो प्रॉफिट बढ़ रहा है या फार्म का प्रॉफिट घट रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आइदर 2 और 3, यानी या तो प्रॉफिट इंक्रीज हो या प्रॉफिट क्या हो, डिक्रीज हो। ठीक, सिमिलर यही क्वेश्चन हिंदी में पूछा है ख्याति की गणना का भारित औसत विधि का प्रयोग कब किया जाता है? तो ये तब किया जाता है जब लाभ बढ़ रही है या जब लाभ घट रही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 2 एंड 3 बोथ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्टेड इन। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदल गया तो इससे क्या होता है?
तो सिंपल बात है, कभी भी अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदल गया तो इससे पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होने का कुछ रीजन होता है, या तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाए, या किसी पार्टनर का एडमिशन हो, या कोई पार्टनर रिटायर कर दे, या कोई पार्टनर डेथ कर गया, या एमलगेमेशन हो। और नॉर्मली यही देखा जाता है कि अगर कभी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदल गया तो उससे फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ऑप्शन में देखो क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन है, ऑप्शन में नहीं है। और दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है तो उसके जगह दिया गया है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के आपसी जो रिश्ते हैं, रिश्ते का मतलब होता है रिलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने का रेशियो, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज, ये सब चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज इन द रिलेशन अमोंग द पार्टनर। अब देखो रिलेशन बदल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो चाचा था वो भतीजा हो गया, जो भतीजा था वो चाचा हो गया, जो अंकल था वो आंटी हो गया, जो आंटी था वो अंकल हो गया, ऐसा नहीं। रिलेशन का मतलब है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ जाना। आया समझ में सर जी? हिंदी में देखो, साझेदारी समझौते में परिवर्तन होता है। तो साझेदारी समझौते में परिवर्तन से क्या होता है, साझेदारों के मध्य संबंध जो है वो बदल जाता है। ठीक है, हाँ जी। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसको समझाएंगे, इसको बनाएंगे, अच्छा से देखना न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। हाँ, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन एडमिशन और रिटायरमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा, 110% पूछा जाएगा। देखो जी, ध्यान से समझना क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। बेसिकली क्वेश्चन पे बोल रहा है आपको बोल रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फार्म, दे डिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। ए एक्स वाई और जेड एक फार्म में पार्टनर है जो 4:3:1 के रेशियो में बांटते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 5:4:3 इन फ्यूचर। अब वो लोग का न्यू रेशियो 5:4:3 हो गया। तो आपको बताना है एक्स एंड वाई का सेक्रीफाइस रेशियो। अब हमको बताओ, क्या आप लोगों को सेक्रीफाइस रेशियो निकालने हम नहीं सिखाए थे? यही सेम क्वेश्चन हम आप लोगों को इससे पहले का जो वीडियो एमसीक्यू वाला बताए थे, वहां यहाँ सेम क्वेश्चन हम आप लोगों को दिए थे और उसका आंसर हमको आप लोग कमेंट करके बताए थे। तो इसका भी 10 नंबर आप लोगों को हम छोड़ दे रहे हैं, इसका आंसर हमको कमेंट करके बताना। हाँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसा होंगे जो शायद इसका आंसर गलत देंगे, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगर ऑप्शन नंबर 1 आता है तो सही बनाए, अगर नहीं बनाए हैं तो बेटा थोड़ा सा मेहनत करो। जिसका आंसर अगर गलत आता है तो आप लोग थोड़ा मेहनत करो, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल देना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है? ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोगों के लिए एक और न्यूमेरिकल गिवन है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल में? देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1। एक्स और वाई एक फार्म में पार्टनर है जिसका रेशियो 1:1 है, ओल्ड रेशियो। दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर हु कंट्रीब्यूट ₹25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फार्म विल बी। सिंपल सा बात है कि एक्स और वाई एक फार्म में पार्टनर है जिसका रेशियो 1:1 है। वो दोनों डिसाइड करके एक नया पार्टनर जेड को फार्म में एडमिट कर रहा है जो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और जेड अपने साथ 25,000 का गुडविल लेके आया। इस कंडीशन पे आपको टोटल फार्म का गुडविल निकालने बोला। तो सिंपल सा बात है, हम आप लोगों को एडमिशन चैप्टर में पढ़ाए थे। एक होता है कि ओल्ड पार्टनर्स के बेस पे न्यू पार्टनर का निकालना, या दूसरा होता है कि न्यू पार्टनर के बेस पे सबका निकालना। तो सेम यहाँ बात है, कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। यहाँ जो हम लोगों का जेड आया है वो 1/5 शेयर के लिए कितना रुपया गुडविल लाया? 25,000। अब इसी का गुडविल को क्या करना, जब टोटल गुडविल बोलेगा तो इसको पलट देना, 1/5 को पलट देना 5/1, यानी कि 5/1 इज टू मल्टीप्लाई कर देना 25,000 से। किससे? 25,000। तो 25 25 25 हो जाएगा, तो 1,25,000 रुपया इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, सपोज कर लो कि यहाँ जो जेड आया है, सपोज बोलता 1/4 शेयर के लिए, और वो 20,000 रुपया का गुडविल लाया। तो टोटल फार्म का गुडविल कैसे निकालता? रेसिप्रोकल करके। ठीक है, ये जो 20,000 का गुडविल लाया है जेड, इसको मल्टीप्लाई कर देते 4/1, पलट के। तो 4 दूनी 8, यानी टोटल फार्म का गुडविल कितना होता है सर जी? 80,000 होता। क्लियर है? जो शेयर होगा उसको पलट करके मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पे बोला गया है इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड ऑल्सो ए बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल अकाउंट, देन द गुडविल अकाउंट इज रिटेन ऑफ अमोंग द ओल्ड पार्टनर। इसमें ना स्टूडेंट लोग कंफ्यूजन हो गए थे, और मेरे कुछ स्टूडेंट भी जो है इसका आंसर गलत टिक करके आए थे, जबकि हम उन लोग को समझाए थे। लेकिन ये कंफ्यूजन आप लोग को ना हो इसलिए समझ लो।
बोल रहा है कि अगर एक नया पार्टनर जो फार्म में एडमिट होकर के आ रहा है, अगर वो अपने साथ गुडविल लेकर के आया है, ठीक, और उस फार्म के पास पहले से अगर ओल्ड गुडविल है, अगर उन सबके पास पहले से अगर ओल्ड गुडविल है, तो इसी ओल्ड गुडविल को वो लोग आपस में किस रेशियो में बांटेगा? समझो, यहाँ दो पार्टनर था एक्स और वाई, ठीक है, ये दोनों क्या किया, ओल्ड पार्टनर है, ये दोनों एक नया पार्टनर जेड को फार्म में एडमिट दे रहा है। अब जेड अपने साथ क्या लेकर के आया है? गुडविल लेकर के आया। अब जेड जब एडमिट होने के लिए फार्म में आया है, उस समय एक्स और वाई के पास पहले से अपना गुडविल है, पहले से क्या है? अपना गुडविल है। तो ये जो गुडविल है, उस गुडविल को एक्स और वाई किस रेशियो में बांटेगा? तो सिंपल बात है भाई, ओल्ड पार्टनर का है तो ओल्ड रेशियो में बांटेगा। देखो, उस गुडविल अकाउंट को बांटने बोल रहा है, वो गुडविल को नहीं बोला जो न्यू पार्टनर लाया। अगर न्यू पार्टनर जो गुडविल लाता है, उस न्यू पार्टनर का गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाता है। लेकिन उस गुडविल को बांटने के लिए थोड़ी बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है जो फार्म के पास पुराना गुडविल है उसको किस रेशियो में बांटेगा। तो जो फार्म का पुराना गुडविल है, जाहिर सी बात है उसको ओल्ड रेशियो में बांटेगा, तो इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोगों को बोल रहा है, इन द अब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट of the retiring partner by the remaining partner, it is assumed that they will acquiring his share या his in share। अच्छा, थोड़ा इसको पहले हिंदी में पढ़ लो, फिर दोनों समझा रहे। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ के हिस्से को शेष साझेदारों के द्वारा ग्रहण करने के संबंध में अन्य सूचना के अभाव में यह मान लिया जाता है कि वे लोग उसके हिस्से को ग्रहण करेंगे। अगर कोई पार्टनर फार्म से रिटायर हो रहा है और क्वेश्चन में यह मेंशन नहीं है कि रिटायर करने वाला पार्टनर का शेयर को रिमेनिंग पार्टनर आपस में किस रेशियो में टेकन करेगा, ये मेंशन नहीं है, तो आपस में वो लोग किस रेशियो में टेकन कर लेता है? तो सिंपल सा बात है, आपस में वो लोग ओल्ड रेशियो में ले लेता है, यानी कि पुराना अनुपात में वो लोग जो है वो टेकन कर लेता है समझ में? है समझ में? ठीक है, चलो पुराना अनुपात में ले लेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे बोल रहा है हम लोगों का, ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार समझाएं, आप लोग को पढ़ाए हैं बहुत अच्छा से हम। साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। सिंपल बात है, अगर कोई पार्टनर एडमिशन हो रहा है, उस समय ओल्ड फार्म के पास जो भी चीज है, चाहे गुडविल है, प्रॉफिट है, लॉस है, रिजर्व है, कुछ भी ओल्ड फार्म के पास है, इवन रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस भी है, तो भी उसको ओल्ड पार्टनर्स लोग आपस में ओल्ड रेशियो में बर्न करता है। ठीक है, बेसिक चीज है ये, भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। 15 पे बोल रहा है, ऑन डेथ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू, मृत्यु पर ख्याति का मूल्यांकन का हिस्सा जाता है उसके। अगर कोई पार्टनर डेथ कर गया तो डेथ करने वाला पार्टनर का जो भी गुडविल है वो किसको मिलेगा? डिसीज्ड पार्टनर को मिलेगा। किसको मिलेगा भाई? डिसीज्ड पार्टनर को, मृतक साझेदार को, उसके नाम से मिलता है और आगे जाकर के वो उसके एग्जीक्यूटर या उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, आगे जाके उसके नॉमिनी को मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू हिज, मृत साझेदार की देय राशि का भुगतान उसके किसको किया जाता है? उसके निष्पादक को, यानी उसके एग्जीक्यूटर को। सपोज कर लो कि अगर बैंक अकाउंट में मिस्टर ए है, मैं मिस्टर ए का मान लो कि एक बैंक में उसका कोई वो नॉमिनी रखा था, ठीक है, और मिस्टर ए सपोज कर लो डेथ कर गए, तो मिस्टर ए का जितना भी बैंक बैलेंस है, बैंक में पैसा है, वो सारा चीज उसके नॉमिनल यानी उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। उसी नॉमिनी को अकाउंटिंग टर्म में एग्जीक्यूटर के नाम से पुकारा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे बोल रहा है, द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज, नाममात्र पूंजी को जानी जाती है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल कैपिटल का दो और नाम होता है, या तो उसको नॉमिनल कैपिटल बोला जाता है, या रजिस्टर्ड कैपिटल, या अथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, तो आंसर अथोराइज्ड कैपिटल भी होता है, रजिस्टर्ड कैपिटल भी होता है, दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो नाममात्र पूंजी होती है उसको अधिकृत पूंजी और रजिस्टर्ड पूंजी दोनों बोला जाता है। ठीक है, अब ये सब क्या होता है जब हम आप लोगों को शेयर चैप्टर पढ़ाएंगे तब उस समय समझा देंगे। अब देखो क्या क्वेश्चन पे बोल रहा है, इफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आर इशूड एट ₹12 ईच टू कैलकोल्ड, यदि 10 रुपये वाला समता अंश प्रत्येक 12 रुपया पर निर्गमित किया जाता है तो उसे कहते हैं। यानी अगर 10 रुपया वाला शेयर को 12 में बेचे तो 2 रुपया ज्यादा में बेचे, तो जो 2 रुपया ज्यादा बेचे वो कहलाता है इशूड एट प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम पर बेचे। सिंपल बात है, शेयर को 3 तरीके से बेचा जा सकता है, एट पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पर का मतलब क्या है,
अगर 10 रुपया का शेयर है उसको 10 में बेचे, यानी कि बुक वैल्यू 10 है, फेस वैल्यू 10 है और मार्केट वैल्यू भी उसका 10 है, तो ये कहलाता है 8 पर। अगर फेस वैल्यू 10 है और मार्केट वैल्यू 12 है, यानी 10 का शेयर को 12 में बेचे, तो 2 रुपया जो ज्यादा बेचे वो होता है उसका प्रीमियम। कभी कभी अगर डिस्काउंट में चला जाए, सपोज कर लो कि 10 का शेयर को 8 में बेचे तो 2 रुपया कम में बेचे, तो वो डिस्काउंट है। लेकिन शेयर को जो है वो डिस्काउंट में इशू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 2013 में सेबी के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है और बोला गया है कि कोई भी कंपनी अपने जो शेयर है या तो उसको वो एट पर में बेचेगा या तो फिर वो उसको एट प्रीमियम में बेचेगा, लेकिन एट डिस्काउंट में जो है वो शेयर को मार्केट में इशू नहीं करेगा। इस वजह से सेबी के गाइडलाइन की वजह से जो शेयर है वो डिस्काउंट में इशू नहीं होता है। आ गया सर जी बात समझ में? ठीक है, चलो सर आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, लाभांश सामान्यतः डॉट 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 पर दिया जाता है। डिविडेंड क्या होता है? तो सिंपल सा बात है, जब कोई कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करता है, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर, तो जो शेयर होल्डर मार्केट में उसके शेयर को खरीदते हैं, कंपनी क्या करता है, ईयरली बेसिस पे जो है उसको प्रॉफिट पे डिविडेंड देता है। यानी शेयर से जो कंपनी को कैपिटल मिला है उस पे कंपनी बिजनेस चलाया, फिर जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में शेयर होल्डर को जो पैसा दिया जाता है वो होता है डिविडेंड। और सिंपल सा बात है, डिविडेंड कंपनी उसी शेयर पे देगा जो शेयर का पैसा कंपनी को पेड हुआ है। यानी याद रखना, डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है, लाभांश हमेशा प्रदत्त पूंजी पे दिया जाता है, यानी कि पेड अप कैपिटल पे। ठीक है, सपोज कर लो कंपनी अगर 5000 शेयर मार्केट में इशू किया और 5000 में से सपोज कर लो कि 4000 शेयर उसका बिका और उस 4000 से में भी 3000 शेयर का ही पैसा मिला, तो ये जो 3000 शेयर का ही पैसा मिला है, सिर्फ उसी पेड अप शेयर का ही जो है वो डिविडेंड पेड होगा, ना कि 5000 4000 पे। जो पेड अप होगा उस पे पेड होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड इंक्लूड्स, दायित्वों की कुल संपत्ति की राशि में सम्मिलित किया जाता है पेड अप कैपिटल को, यानी कि चुकता पूंजी को। आ गया मेरा बात समझ में? यानी कंपनी उसी पैसे को ही ना लाइबिलिटी मान के रखेगा जो उसको पेड अप हुआ है। ठीक है सर जी, आगे बोल रहा है शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। सिंपल सा बात है, फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है? जब कंपनी मार्केट में शेयर को इशू करता है तो वो शेयर होल्डर से शेयर्स का पैसा मांगता है, एप्लीकेशन मनी मांगता है, अलॉटमेंट मांगता है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। अगर कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो किसी कारण से किसी शेयर का पैसा पेड नहीं कर पाया, कंपनी ड्यू डेट पे उसको पैसा मांगा कि अरे बेटा पैसा दे, लेकिन वो जो है वो पैसा नहीं दे पाया, तो कंपनी बोलता है ठीक है छोटे, अब तुम हमको पैसा नहीं दे रहा है तो हम तुम्हारा शेयर को वापस ले ले रहे हैं। तो जब कंपनी अपने शेयर को वापस ले लेता है, जब्त कर लेता है, तो इसे ही बोलते हैं फॉरफिटेड। और सिंपल बात है, कंपनी फॉरफिटेड सिर्फ तभी कर सकता है शेयर को, जब कोई शेयर होल्डर किसी शेयर का अमाउंट जो है वो ड्यू रखा हो या अनपेड रखा हो या उसका नन पेमेंट अमाउंट है, मतलब पैसा उसका नहीं चुकाया। तो याद रखना, शेयर फॉरफिटेड तभी हो सकता है नन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, किसी कॉल का पैसा बकाया हो, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, अलॉटमेंट, ये सब। ठीक है, चलो सेम हिंदी में बोल रहा है, अंश को जब्त किया जा सकता है कब? जब याचना राशि का भुगतान नहीं देने पर या नहीं दिया गया है तब। क्वेश्चन नंबर 22 पे बोल रहा है, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड टू। जब शेयर्स को फॉरफिटेड किया जाता है तो जो जर्नल एंट्री बनाते हैं, सपोज कर लो शेयर फॉरफिटेड किए थे, तो जर्नल एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर कॉल सीनियर अकाउंट। अब ये जो हम लोग डेबिट में जो हम लोग डेबिट में शेयर कैपिटल अकाउंट लिखे हैं, उसमें कौन सा अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, शेयर का कौन सा अमाउंट? तो सिंपल सा बात है, उस समय हम लोग शेयर का जो है वो आपका कोल्ड अप अमाउंट, शेयर का कौन सा अमाउंट, कोल्ड अप अमाउंट से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। कंपनी जितना कोल्ड अप करेगा उतने में ही उसको वो फॉरफिटेड करता है। ठीक है, तो बोला गया अंश के हरण करने पर पूंजी, अंश के हरण पर अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है किसके? मांगी गई राशि से, कोल्ड अप से। आप लोग ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई भी जब आप करते हो ना, तो कोल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, फेस वैल्यू से नहीं करते हो। ठीक है, अगर कोल्ड अप वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही है तब फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, नहीं तो हमेशा कोल्ड अप से मल्टीप्लाई होता है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर बीइंग री इशूड इज ट्रांसफर टू। जब्त अंश खाता का शेष उसके पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित किया जाता है। जब आप एक शेयर को फॉरफिटेड किए, फॉरफिटेड करके जब री इशू किए, तो री इशू करने के बाद जो बैलेंस बचा आप उसको कहाँ ट्रांसफर करते हो? तो सिंपल बात है, उसको कैपिटल रिजर्व में यानी संचित पूंजी में भेजा जाता है। इसके लिए ही तो आप री फॉरफिटेड किए, री इशू किए, उसके बाद लास्ट में एक आप जर्नल बनाते हो, जर्नल बनता है आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफिटेड को कैपिटल रिजर्व में भेजा जाता है। ठीक है, चलो
आगे बोल रहा है डिवेंचर इज ऋण पत्र है, तो याद रखना है डिवेंचर जो है एक लोन सर्टिफिकेट होता है, ऋण पत्र एक ऋण का प्रमाण पत्र है। और जो कंपनी जो पब्लिक जो है वो डिवेंचर खरीदता है, कंपनी जो है वो डिवेंचर पे इंटरेस्ट पेड करता है। अब इंटरेस्ट पे डिवेंचर पे कितना इंटरेस्ट पेड होगा उसके लिए एक फिक्स रेट पहले ही तय कर दिया जाता है। याद रखना डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर्स होता है और डिवेंचर पे कंपनी इंटरेस्ट पेड करता है और इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो फिक्स्ड होता है, पहले ही बता दिया जाता है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट चुकाएंगे। शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है और शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है, याद रखना ये सब चीज। 25 नंबर पे बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ डिवेंचर प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर। अगर आप मान लो डिवेंचर था, डिवेंचर को प्रीमियम में इशू किए थे यानी ज्यादा में, तो प्रीमियम में इशू करने से वो जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला है आप उसको कहाँ खर्च करोगे? क्या आप उससे पार्टी कर लोगे? क्या आप उससे मूवी देखने चले जाओगे? क्या आप उससे एकदम अपने लिए नया मोबाइल खरीद लोगे? नहीं। डिवेंचर को जब आप प्रीमियम पे इशू किए हैं तो उससे जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला है उसको आप कैपिटल एक्सपेंसेस को पेड करने के लिए रखोगे। किसके लिए? कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीटिंग कैपिटल एक्सपेंस लॉसेस। बोला गया है ऋण पत्र की प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जाता है, सिंपल बात है भाई, पूंजीगत हानियों को समाप्त करने के लिए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है द डिवेंचर्स परचेज्ड ऑन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल्ड, दीज आर। बोला गया है खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो वो कहलाते हैं। यानी बेसिकली एक कंपनी अगर ओपन मार्केट से कोई डिवेंचर खरीदा और उस डिवेंचर को वो इमीडिएट कैंसिल नहीं किया, यानी उस डिवेंचर को खरीद के अपने पास रख लिया, तो कंपनी के लिए वो डिवेंचर एक इन्वेस्टमेंट का काम करेगा। क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट, यानी कि विनियोजन का काम करेगा, इन्वेस्टमेंट होगा वो कंपनी के लिए। 27 पे बोल रहा है क्वेश्चन पे, हाँ बोल रहा है क्वेश्चन पे व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट एंड आर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ इशू। अगर डिवेंचर को जो है वो डिस्काउंट में इशू किया गया था और उसको उसके बाद उसको क्या कर रहा है? प्रीमियम पे रिडम्पशन किया जा रहा है। अब रिडम्पशन क्या होता है सर जी? तो रिडम्पशन का मतलब होता है जब कंपनी डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर का पैसा वापस करता है, डिवेंचर का रीपेमेंट करता है, तो वही कहलाता है रिडम्पशन। तो सिंपल सा बात है ना, एकदम इसको तो भाई रट्टा मारने का जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल समझना। सपोज कर लो कि 10 रुपया एक डिवेंचर का फेस वैल्यू था, अब 10 में आप इसको इशू नहीं करके आप इसको इशू किए थे 8 में। ठीक है, अब 8 में आप इशू किए, 8 रुपया आपको मिला, अब जब आपको पेमेंट करना है आप इसको 12 में पेमेंट कर दिए, तो बताओ जी ऑलरेडी आपको लॉस हुआ था कि नहीं हुआ था? और आप लॉस पैसा लेकर के उसको ज्यादा पैसा रिडम्पशन कर रहे हैं, तो इसको आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अब ऑप्शन में ढूंढो तो लॉस का जिक्र कहाँ हुआ है? सर लॉस का जिक्र यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, मार दो। तो किस नाम से एंट्री होता है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से, क्योंकि भाई फेस वैल्यू से कम पे बेचे, कम पैसा मिला, लेकिन पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं, रिटर्न पैसा ज्यादा कर रहे हैं, तो जो ज्यादा रिटर्न कर रहे हैं उससे क्या होता है? हम लोगों का लॉस ऑन रिडम्पशन के नाम से उसको दिखाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो सेम यहाँ भी सर जी वही क्वेश्चन था। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन था कि जब ऋण पत्रों को छूट पर जारी किया जाता है और प्रीमियम पर शोधन किया जाता है तो निर्गमन के समय निम्नलिखित खाते में किसके नाम से होता है? तो वो ऋण पत्र निर्गमन पर हानि का खाता। ठीक है, यहाँ देखो शोधन का मतलब वही होता है भाई पेमेंट करना, डिवेंचर का पैसा का पेमेंट करना ही शोधन करना होता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है द एसेट ऑफ ए बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज। एक बिजनेस का जो एसेट होता है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो सिंपल बात है, एसेट दो तरीके का होता है, करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट। ठीक है, तो करेंट एसेट एंड नॉन करेंट एसेट, ऑप्शन नंबर 3। बोला जा रहा है क्वेश्चन पे एक व्यवसाय की संपत्तियों को किसमें बांटा जा सकता है भाई? गैर चालू और चालू संपत्ति। चालू संपत्ति मतलब करेंट एसेट, गैर चालू संपत्ति मतलब नॉन करेंट एसेट। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है द टर्म करेंट एसेट इंक्लूड्स। बोला गया है चालू संपत्ति में सम्मिलित है, तो करेंट एसेट में स्टॉक, डेटर, कैश, ये सब करेंट एसेट होता है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। चालू संपत्ति में स्टॉक, देनदार, रोकड़, सब ये सब ही जो है वो करेंट एसेट होता है, तो आंसर होगा 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 पे बोल रहा है हम लोगों का बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज नाउ प्रिपेयर्ड इन। बोला गया है कंपनियों का आर्थिक चिट्ठा अब तैयार किया जाता है। याद रखना इंडिया में इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में भारत का भारतीय कंपनी अधिनियम बना। अब ये जो 2013 में कंपनी बना, उस रूल बना, कंपनी एक्ट बना, तो उसमें ये डिसीजन लिया गया कि अब जो कंपनी को जो है वो वर्टिकल फॉर्म बैलेंस शीट को बनाना होगा। तब से जो है अब जो है कंपनी वर्टिकल फॉर्म बैलेंस शीट यानी कि लंबवत प्रारूप में बनाता है। एक फॉर्म जो है वो हॉरिजॉन्टल बनाता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ,
इस सब में हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट दिखाते हैं ना सीधा सीधा, ये होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म बैलेंस शीट। और वर्टिकल फॉर्म बैलेंस शीट नीचे, अगर आप पढ़े होंगे जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, शेड्यूल, प्रोग्राम थ्योरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप देखोगे ये वर्टिकल होता है, सीधा सीधा। सबसे पहले इक्विटीज एंड लाइबिलिटी का सारा चीज लिखाता है, शेयर होल्डर फंड वगैरह सब चीज, अमाउंट जोड़ा जाता है, फिर नीचे कर एसेट को दिखाया जाता है सीधा सीधा। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म होता है सीधा सीधा। देखो वर्टिकल फॉर्म होता है सीधा सीधा जो कंपनी अपनाता है, और हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे जो फर्म के द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे, डिवेंचर्स आर शो इन बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ, आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्रों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो ऋण पत्र जो होता है, डिवेंचर जो होता है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है, और ये एक सिक्योर्ड लाइबिलिटी होता है, तो इसको सिक्योर्ड लोन के अंडर में यानी सुरक्षित ऋण के अंदर में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे बोल रहा है, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस आर एनालिस्ड इट इज कॉल्ड, जब दो या दो से अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? देखो दो या दो से अधिक, एक कंपनी है ए और दूसरा कंपनी है बी, ए कंपनी और बी कंपनी दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस किया जा रहा है, इसको उससे मैच किया जा रहा है, उससे इसको मैच किया जा रहा है, तो दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो रहा है? इंटर हो रहा है, एक दूसरे में क्या हो रहा है? इंटर हो रहा है, तो ये कहलाता है हम लोगों का इंटर फार्म एनालिसिस। ठीक है, अंतर फार्म विश्लेषण, फार्म मतलब कंपनी, एक कंपनी दूसरा कंपनी। ठीक, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 33 पे बोल रहा है, फॉर हुम इज द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट सिग्निफाइज, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण में उपयोग किसका नहीं किया जाता है? किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो एम्बेसडर ऑफ इंडिया, भारत का राजदूत। भाई राजदूत का क्या काम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में राजदूत का क्या काम है? कुछ काम नहीं है। 34 नंबर पे बोला जा रहा है यहाँ पे, व्हेन बेड पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज ट्राइड टू बी डिप्लेक्ट एज गुड इट इज, यानी एक कंपनी का जो है बहुत ही दयनीय हालत है, कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होता है, कंपनी का जो है वो कैपिटल बहुत ज्यादा गिर गया है, गुडविल बहुत ज्यादा गिर गया है, प्रोडक्शन बहुत गिर गया है, यानी कंपनी जो है वो कंप्लीटली लॉस में चल रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी अपने आप को ऐसा दिखाएगा कि हम लॉस में है ही नहीं है। ठीक है, जैसे नहीं होता है भाई, किसी इंसान के पास कुछ नहीं होता है लेकिन फिर भी वो बहुत डिंग हाँकता है, ऐसे दिखाता है कि मेरे पास सब कुछ है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? तुम्हारा तो ऊपरी दिखावट है, बस तुम तो दिखावा करता है, रियल में तुम ऐसा कुछ नहीं है, बस दिखावा करता है। कंपनी भी रियल में कुछ नहीं है, बस दिखावा कर रहा है, तो दिखावा को ही बोला जाता है विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, देखो बोल रहा है क्वेश्चन पे, जब व्यवसाय की खराब स्थिति को अच्छा दिखाने का प्रयास किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऊपरी दिखावटी, यानी कि विंडो ड्रेसिंग। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो? एसिड टेस्ट रेशियो जो है अकाउंटिंग रेशियो में आता है, एसिड टेस्ट रेशियो दिखाने के लिए किसको यूज नहीं करते हैं? तो भाई स्टॉक को जो है वो यूज नहीं किया जाता है। अम्ल प्रशिक्षण अनुपात की गणना करने में निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति को ध्यान नहीं रखा जाता है? सर जी स्टॉक को नहीं ध्यान रखा जाता है। ठीक है, स्टॉक। 36 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन, लाभदायकता अनुपात को सामान्यतः किसमें दिखाया जाता है? तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसके अंतर्गत हम लोग ग्रोस प्रॉफिट रेशियो वगैरह निकालते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो आंसर आता है हम लोग उसको परसेंटेज में दिखाते हैं, यानी कि प्रतिशत में दिखाते हैं। ठीक है, ये हम पूरा चैप्टर को डिटेल में पढ़ा दिए हैं। आते हैं 37, देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम अभी बनाएंगे, इसको अच्छा से समझना। इफ सेल्स इज 4,20,000, सेल्स रिटर्न आर ₹20,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,20,000, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो विल बी। हमको क्या निकालने बोल रहा है? ध्यान से समझना, बोल रहा है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे भाई, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ग्रोस प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। क्लियर है? अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब देखो सबसे पहले निकालेंगे ग्रोस प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? ग्रोस प्रॉफिट यानी जीपी। अच्छा, ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो ग्रोस प्रॉफिट निकलता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो बताओ तो यहाँ पे नेट सेल कितना है? तो देखो सेल्स है 4,20,000 और उस 4,20,000 में रिटर्न कितना आ गया? 20,000, तो 4,20,000 में 20,000 वापस आ गया, तो उसको हटा दो, 4,20,000 माइनस 20,000। ठीक है, देखो 4 लाख रुपया क्या था भाई? 4,20,000 रुपया हम लोगों का था सेल, और उसमें से 20,000 रुपया का गुड्स रिटर्न आ गया, तो बताओ नेट सेल कितना कर दिए हैं? 4 लाख सिर्फ, तो नेट सेल यहाँ कितना होगा? 4 लाख होगा, और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3,20,000,
तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया 3,20,000, तो यानी ये 80,000 रुपया आ गया ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, अब चलो फॉर्मूला पे डाल दो, तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ग्रोस प्रॉफिट कितना आया, तो ग्रोस प्रॉफिट आया 80,000, 80,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल, तो देखो नेट सेल यहाँ देखो 4 लाख है, 4 लाख और इंटू क्या होता है 100, क्योंकि परसेंटेज में दिखाना है आंसर को 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्व करके इसका 20% आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए पे है। समझ में आया, बहुत इजी और बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। ठीक है, चलो जी हो गया फॉर्मूला, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बना लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 38 पे। हाँ जी देखो 38 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हम लोगों का, 38 नंबर पे बोल रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी का सूत्र क्या होता है। तो हमको पता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, यानी कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। आगे बढ़ते हैं 39 पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण कहाँ से तैयार किया जाता है। तो जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट को देख के बना सकते हैं, या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को देख के बना सकते हैं, या नीचे जो एडजस्टमेंट दिया होता है उसको देख के बना सकते हैं, सबको देख के बना सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। चलो लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो, निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह है। इनफ्लो यानी इनमें से कहां से कंपनी के यहाँ कैश नहीं आएगा, देखते हैं। डिक्रीज इन डेटर, अगर डेटर घट गया, डेटर घट गया इसका मतलब है डेटर आपको पैसा पेड कर दिया, तब तो डेटर से पैसा आया, तो ये इनफ्लो है। ठीक है, शेयर्स, इशू ऑफ शेयर, आप मार्केट में शेयर बेचे तो शेयर बेचने से कैपिटल आएगा, पैसा आएगा, ये भी इनफ्लो है। सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को बेच दिए, गाड़ी लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर बेच दिए, तो बेचने से केस आएगा, इनफ्लो है। लेकिन डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी घट गया, लाइबिलिटी घट गया इसका मतलब है लाइबिलिटी का पेमेंट आप किए, आपका कर्जा था, आप लाइबिलिटी का पेमेंट किए, तो पेमेंट किए तो केस चला गया, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी आउटफ्लो का सोर्स है, इनफ्लो का नहीं। ठीक है, और यहां पूछा है कौन इनफ्लो का सोर्स नहीं है, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर जो है वो हमारा इनफ्लो का सोर्स नहीं है। आया समझ में, बस हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। हर चीज डिटेल्ड में अच्छा से समझाना रहता है, इसलिए जो है वो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है, नहीं तो क्या है सिर्फ आंसर जानना होगा तो 5 मिनट में हम लोग इसको जान सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक एक करके हम आपको सभी सब्जेक्ट्स का जो है वो पीवाई क्यूज बता देंगे, और एक एक करके सारे पीवाई क्यूज को अच्छा से करके नोट डाउन करके रखना, क्योंकि आपके एग्जाम के दौरान आपका बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलो सर जी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कोई भी दिक्कत और परेशानी है कमेंट करके बताओ, और सब चीजों का वीडियो और लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होगा या नीचे कमेंट बॉक्स पे पिन कर देंगे, वहां से जाकर के उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।